हेलो एवरीवन, मैं इंदु आसेरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन के बारे में। मार्शल ने उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या की थी। उन्होंने जो है समसीमांत उपयोगिता नियम दिया था। लेकिन अगर हम उपयोगिता को मापनीय नहीं मानते हैं तो उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या अलग तरीके से की जाती है। इसके अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को देखने के लिए हम तटस्था वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब आता है जब वह 3 शर्तों को पूरा करता है। उपभोक्ता संतुलन की उन 3 शर्तों के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले आइए हम देखते हैं कि हमें किन किन मान्यताओं को लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले तटस्था मानचित्र दिया हुआ होता है, यह हम मान के चलते हैं। उपभोक्ता एक तटस्था मानचित्र का प्रयोग करता है। तटस्था मानचित्र वह मानचित्र जिसमें बहुत सारे तटस्था वक्र दिए हुए होते हैं। विभिन्न संयोगों, उसकी आवश्यकता और मुद्रा के संयोगों के आधार पर विभिन्न तटस्था वक्र जो है उनका समूह तटस्था मानचित्र के रूप में दिया हुआ होता है। उपभोक्ता को जो आय दी हुई होती है वह आय स्थिर मानी गई है, अर्थात जो उपभोक्ता की मौद्रिक आय है वह निश्चित है, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। वो उन्हीं वस्तुओं पर उस मुद्रा को व्यय करेगा। इसी तरह यह मान्यता भी दी हुई होती है कि उपभोक्ता जिन 2 वस्तुओं को लेकर चल रहा है वह दोनों ही वस्तुएं और अन्य वस्तुएं, उनकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम तटस्था वक्र विश्लेषण में पहले ही यह मान चुके हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। वह विवेक के आधार पर अपने आप को इस तरह से अपने निर्णय लेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसी तरह जिन वस्तुओं के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं वे सभी वस्तुएं समान होनी चाहिए। उन्हें हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, यह भी मान्यता हम लेके चलते हैं। और समय से संबंधित मान्यता कि जो उपभोक्ता जिस अवधि में हम उपभोक्ता का व्यवहार अध्ययन कर रहे हैं उस समय में उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, इन सब में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और एक ही समय में उपभोक्ता विश्लेषण का हम अध्ययन करेंगे। ये नहीं कि हमने 1 इकाई का उपभोग सुबह किया और 1 इकाई का उपभोग हमने शाम को किया। तो इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर उपभोक्ता संतुलन के लिए जो सबसे पहली शर्त आती है वह है कि संतुलन बिंदु पर तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। इसे हम रेखा चित्र के द्वारा यदि देखना चाहें तो इस रेखा चित्र में देखिए, इस रेखा चित्र में 2 वस्तुएं हम ले रहे हैं, वस्तु 1 और वस्तु 2, x वस्तु y वस्तु, कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं। हमें एक तटस्था मानचित्र दिया हुआ है 3 तटस्था वक्रों का। ये एक कीमत रेखा जो सीधी सरल रेखा के रूप में आ रही है, ये एक कीमत रेखा दी हुई है। कीमत रेखा या बजट रेखा वह रेखा है जहां दी हुई कीमत पर उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकता है, उन बिंदुओं का संयोग कीमत रेखा पे दर्शाया जाता है। तो हमारी पहली शर्त के अनुसार जो संतुलन बिंदु होगा उस संतुलन बिंदु पर
कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। हम सबसे पहले इस तटस्थ वक्र की बात करते हैं, I1 की। तो आप देखिए इस ई बिंदु पर यह कीमत रेखा को स्पर्श कर रही है, इस बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श कर रही है। इस तटस्थ वक्र के बी बिंदु को यदि देखा जाए तो यह इस कीमत रेखा से नीचे है, तो यह तो हमारे लिए अच्छा संयोग नहीं कहा जाएगा, उपभोक्ता संतुलन का संयोग नहीं कहा जाएगा। इस ई बिंदु पर या डी बिंदु पर संतुलन हो सकता है, हमारी शर्त यह कह रही है। उसके बाद I2 तटस्थ वक्र के सी बिंदु पर भी कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श कर रही है, जबकि जो I3 है उसके ए बिंदु को अगर हम देखें तो यह हमारी इस बजट रेखा के बाहर है, हम इस संयोग को प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 संयोग हैं जहां कीमत रेखा और तटस्थ वक्र दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। पहला तो यह डी और ई बिंदु इस सी बिंदु से नीचे हैं, क्योंकि डी और ई बिंदु I1 पर स्थित है जबकि सी बिंदु ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित है। तो इन दोनों बिंदुओं से अधिक संतुष्टि इस बिंदु पे मिलेगी। दूसरा, इस डी बिंदु और ई बिंदु के बीच के किसी संयोग पे भी उपभोक्ता जा सकता है। तीसरा, चूंकि इस डी बिंदु और ई बिंदु पर तटस्थ वक्र कीमत रेखा को काटते हुए जा रहे हैं, जबकि इस सी बिंदु पर तटस्थ वक्र को कीमत रेखा स्पर्श कर रही है, इसलिए अधिकतम संतुष्टि का जो बिंदु है वह सी बिंदु हो सकता है। अब नेक्स्ट विशेषता अगर हम लें तो तटस्थ वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल संतुलन बिंदु पर बराबर होनी चाहिए। तटस्थ वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल, तटस्थ वक्र की जो ढाल है वह बताती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर को, MRS XY बराबर जो है, और कीमत रेखा की ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को बताती है, PX और PY को। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि MRS XY बराबर PX अपॉन PY होना चाहिए। तटस्थ वक्र की ढाल या सीमांत प्रतिस्थापन की दर कीमतों के अनुपात या कीमत रेखा की ढाल के बराबर होना चाहिए। इसे हम रेखा चित्र में अगर देखें तो इस सी बिंदु पर ये हमारा तटस्थ वक्र है। इस तटस्थ वक्र की अगर ढाल निकालनी हो तो हमें एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी जो ये आएगी। इस स्पर्श रेखा के आधार पे जो ढाल आएगी वो ये आएगी, और कीमत रेखा, चूँकि यही हमारी कीमत रेखा है और इस कीमत रेखा के इस सी बिंदु पर अगर ढाल निकाली जाए तो वह ढाल भी लंब बटा आधार के आधार पर यही आएगी। तो इस सी बिंदु पर तटस्थ वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल दोनों बराबर है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन की अंतिम शर्त की कि संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए। उन्नतोदर का होने का मतलब है कि तटस्थ वक्र इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। यह मूल बिंदु के उन्नतोदर है। यदि मूल बिंदु के उन्नतोदर या इस तरह का वक्र बनेगा तो उपभोक्ता संतुलन की 2 शर्तें तो पूरी हो जाएगी कि स्पर्श भी कर रहा है और दोनों की ढाल भी बराबर है। लेकिन इस वक्र के दूसरे जो बिंदु हैं वो सारे बिंदु आपके लिए प्राप्य संयोग है। आप कभी भी इस बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर शिफ्ट हो सकते हैं, जबकि तटस्थ वक्र
विश्लेषण में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु वह बिंदु है जहाँ से उपभोक्ता परिवर्तन की चाह नहीं रखता, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट संयोग है। तो अगर डी बिंदु पर मूल बिंदु के ये उन्नतोदर नहीं है, इस तरह का नतोदर कर्व है, तो यह आपका स्थायी संतुलन बिंदु नहीं कहलाएगा। इसलिए अंतिम रूप में हम कह सकते हैं कि तटस्था वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। तटस्था वक्र और कीमत रेखा दोनों आपस में, तटस्था वक्र को कीमत रेखा स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। तटस्था वक्र की ढाल और कीमत रेखा की ढाल बराबर होनी चाहिए। उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए।